इकोनॉमिक मोड क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी बिजनेस के लिए टू सर्वाइव। तो रिलायंस में आपको क्या लगता है क्या मोड है जो तब भी चलता था और आज भी चलता था, स्पेशली उनके सबसे पुराने बिजनेस में? हर तरह का ऑयल उनके वहाँ रिफाइन हो सकता है। आप ईरान से, रशिया से अच्छा ऑयल लेके आओ, वो भी वहाँ रिफाइन अच्छे से होगा। रिलायंस ऐसा प्लेयर है जो 70-80% यान की वॉल्यूम कंट्रोल करता है। आपको नहीं दिखेगा कि कोको कोला की सेल्स हर साल 100% से बढ़ रही है। कोई ऐसी कंपनी नहीं जिसका मोड खत्म नहीं हो सकता, सबका मोड खत्म हो सकता है। कितने टाइम तक वो मोड चल रहा है वो बात है। ऑनलाइन से वापस ऑफलाइन हुई तो मोड ही खत्म हो गया उनका। वो मोड 3 पिलर से दिख जाता है। पहला है रिटर्न ऑन इक्विटी, दूसरा है डेट टू इक्विटी, तीसरा है, 3 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर हो जाते हैं फ्रॉम अ क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव। सो क्वालिटी इज इक्वल टू हैविंग अ मोड इफ देयर इज नो। हेलो गाइस, वेलकम टू द क्यूरियस इन्वेस्टर। आपने ऑलरेडी इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट से काफ़ी सारे वीडियोस देख लिए हैं, जैसे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर आपने निखिल सर से सीखा था, आपने ग्रोथ इन्वेस्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत सीख लिया है, आपने मैक्रो थीम्स और कैसे इंडिया के मैक्रोज, ग्लोबल मैक्रोज की वजह से इन्वेस्टिंग इम्पैक्ट होती है, उसके बारे में काफ़ी कुछ समझ लिया है। अब एक स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग जो है जिसको हम आज बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और जो मार्केट्स में इतनी टॉक्ड अबाउट नहीं है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि रिटर्न्स नहीं बने इस पर्टिकुलर स्टाइल से, इस क्वालिटी इन्वेस्टिंग। ऑलराइट, तो क्वालिटी इन्वेस्टिंग होती क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों इंडिया में पर्टिकुलरली रिटर्न्स नहीं बने हैं, वो हमको डिस्कस करना और समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर को उठा के देखोगे आज के टाइम पे, चाहे वो वॉरेन बफेट हो, चाहे वो मनीष पोबराई हो, चाहे वो चार्ली मंगर हो, सब लोग एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं कि पिक क्वालिटी स्टॉक्स एंड स्टे इन्वेस्टेड विद देम। ये लाइन आपने हर जगह सुनी होगी कि क्वालिटी स्टॉक उठाओ, लेके भूल जाओ, क्वालिटी स्टॉक उठाओ, लेके भूल जाओ। लेकिन वही क्वालिटी पिछले इंडिया में 1 साल से 3 साल से 5 साल में काफ़ी अंडर परफॉर्म की है। उसके बहुत मेन इंपॉर्टेंट रीजंस है। तो उस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए उससे पहले हम सीखेंगे क्वालिटी इन्वेस्टिंग होता क्या है, कहाँ से ये टर्म आया है और कैसे ये एक क्वांटिटेटिव वे में हम समझ सकते हैं कि क्वालिटी इन्वेस्टिंग है क्या। तो टू बिगिन विथ हम लोग क्वालिटी के बारे में समझेंगे, सीखेंगे कि क्वालिटी होता क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्वालिटी चला क्यों नहीं और क्यों क्वालिटी के मोड्स ब्रीच हो गए। ये मोड्स हम अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम समझेंगे क्या होता है और क्यों उनके प्रीमियम कॉम्प्रेस हो गए। प्रीमियम भी क्या चीज़ को लेके कॉम्प्रेस हो गए वैल्यूएशंस को पर्सपेक्टिव से, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये जानने से कि क्वालिटी इन्वेस्टिंग होता क्या है इन एक्चुअल सेंस। क्वालिटी का मतलब सब ये कहते हैं कि अच्छा कंपनी उठाना चाहिए, वो अच्छा कंपनी का परिभाषा भी तो होना चाहिए। तो परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, वो समझते हैं। क्वालिटी का मतलब है, देखो क्वालिटी समझने से पहले ना एक सिंपल चीज़ समझते हैं। मार्केट को स्टेबिलिटी बहुत पसंद है। अगर आज तुम मार्केट को बोलोगे ना कि निफ्टी में निफ्टी की सारी कंपनियों का रिटर्न मिला के, अर्निंग्स मिला के आज 100 रुपये है, कल बाई डिफ़ॉल्ट 112 आएगा, उसके बाद बाई डिफ़ॉल्ट 125 आएगा, उसके बाद बाई डिफ़ॉल्ट 140 आएगा और उसके बाद बाई डिफ़ॉल्ट 165 आएगा। तो निफ्टी आज ही रैली दे जाएगा। क्यों रैली दे जाएगा? क्योंकि मार्केट को जो है वो स्टेबिलिटी बहुत पसंद है कि भाई अगर जितना स्टेबल आप अर्निंग्स में प्रोजेक्शन दिखा पा रहे हो, जितना स्टेबल आपको दिख रहा है कि इस देश में या फिर इस मार्केट में अर्निंग्स आएगी, उतना मार्केट उसको रिवॉर्ड करता है। चाहे उसको वैल्यूएशंस भी प्रीमियम देता है, सारी चीज़ें बेटर देता है, क्योंकि स्टेबिलिटी मार्केट की फेवरेट चीज़ है। अब क्वालिटी एग्जैक्टली वही चीज़ है। क्वालिटी बोलता है कि मेरा बिजनेस मॉडल इतना अच्छा है, इतना सुपीरियर है कि मेरे को रेगुलरली मेरी अर्निंग्स आती ही रहेगी। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल बर्कशायर हैथवे, वॉरेन बफेट ने कोको कोला में 1988 में इन्वेस्ट किया था। और क्या सोच के इन्वेस्ट किया था? ये सोच के इन्वेस्ट किया था कि एक क्वालिटी स्टॉक है। क्वालिटी स्टॉक क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ से रेगुलरली एक सर्टेन पेस पे बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, उसको नहीं फ़र्क पड़ेगा इतना कि स्टील का प्राइस क्या हो गया, उससे क्या हो गया। उसको इतना नहीं फ़र्क पड़ेगा कि भाई एक पर्टिकुलर कैनाल ब्लॉक हो गया तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट हो जाएगा। उसको पता है कि रेगुलर बेसिस पे जीडीपी बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो मेरे को सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम, सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रोथ मेरी आती ही रहेगी। इसलिए वो क्वालिटी स्टॉक था और उन्होंने बाय किया और वो क्वालिटी स्टॉक की तरह प्ले आउट भी हुआ। तो ऐसा कुछ जब एक फैक्टर रहता है जिसकी वजह से वो कंपनी बहुत अच्छा करने वाली होती है एक स्टेबल वे में, तो उसको क्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कुछ कंपनी के पास होता है तो उसको उसका मोट बोलते हैं। ऑलराइट, मोट समझाने के लिए एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ। इंडिया में पुराने टाइम पे जब राजा महाराजा अपने किले बनाते थे तो कई बार वो किले पानी के बीच में बनाते थे। ठीक है, पानी के बीच में किला बनाने का फ़ायदा क्या हुआ? किसी दुश्मन को आना रहेगा तो तैर के ही आ सकता है फिर वो। ठीक है, क्योंकि एयर स्ट्राइक्स करने का बॉम्बर वॉम्बर ये सब नहीं होते थे जो आज यूएस के पास है, उसको तैर के ही आना पड़ेगा। ठीक है, ज़मीन की लड़ाई होती थी मेनली उस समय, तो तैर के ही आना पड़ता है। अब जब तैर के ही आना है उसको, तो राजा महाराजा क्या करते थे? किला तो पानी के बीच में बना दिया, आजू बाजू पानी में क्रोकोडाइल छोड़ दिए। तो अब क्रोकोडाइल छोड़ दिए तो अब
क्या हो गया, ये हो गया कि ये उसका मोट क्रिएट हो गया एज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म फॉर दैट किंग। उसका जो कैसल है वो एक मोट क्रिएट कर लिया कि ये कोई लोग टच नहीं कर सकते। तो अब वही चीज़ को हम बिजनेस के एंगल से लेके आते हैं। बिजनेस के एंगल से हमको ये चीज़ समझना है कि क्या मोट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से कोई और प्लेयर आके डिसरप्ट नहीं कर सकता है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर आज से 5 साल 6 साल पहले बहुत अच्छा करता था और उससे पहले के 20 साल भी बहुत अच्छा करते रहा। आप सभी के हिसाब से क्या मोट है ऐसा जो उसके पास था? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन वॉज द मोट, कि मैं भाई हिमाचल में, उत्तराखंड में, कश्मीर में, इंडिया के वेस्ट कॉर्नर में, ईस्ट कॉर्नर में, साउथ कॉर्नर में, कहीं भी जाऊंगा पेप्सोडेंट मिल जाएगा मेरे को, ठीक है। दैट वाज द डिस्ट्रीब्यूशन दैट दे हैड क्रिएटेड। वही सेम चीज़ अगर हम आज रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में आपको क्या लगता है कि क्या मोट है जो तब भी चलता था और आज भी चलता था, स्पेशली उनके सबसे पुराने बिजनेस में? उनका स्केल रिफाइनरीज का। करेक्ट। तो उनके पास जो रिफाइनरी की स्केल है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ी है। एट वन प्लेस इतना ज़्यादा ऑयल रिफाइन कहीं हो ही नहीं सकता, और हर तरह का ऑयल उनके वहाँ रिफाइन हो सकता है। अब वेनेजुएला से गंदा ऑयल लेके आओ, वहाँ पे वो रिफाइन होगा। आप ईरान से, रशिया से अच्छा ऑयल लेके आओ, वो भी वहाँ रिफाइन अच्छे से होगा। और कोई भी तरह का आप ऑयल लेके आओगे वहाँ रिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक उसका मोट हो गया। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो देखो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रिलायंस जो रोल प्ले करता है वो यान बनाता है, ठीक है, और बाकी सारे लोग उससे यान लेके ग्रे बनाते हैं। तो जो ग्रे बनाते हैं ना वो बहुत सारे लोग हैं, मतलब 1000-2000 लोग हैं जिन्होंने अपनी फैक्ट्री लगा रखी है और वो ग्रे बनाते हैं, और वो रिलायंस से यान लेते हैं। और रिलायंस ऐसा प्लेयर है जो 70-80% यान की वॉल्यूम कंट्रोल करता है। तो अब सप्लाई किसके पास, सप्लाई का कंट्रोल किसके पास में है? रिलायंस के पास है। और ये सारे प्लेयर तो बेचारे, अगर रिलायंस बोलेगा कि आज यान 100 की जगह 120 में लेना है, तो इन प्लेयर के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, सभी प्लेयर्स को लेना पड़ेगा यान रिलायंस से 120 रुपये में। तो यहाँ पे उसके पास हो गया बार्गेनिंग मोड। बार्गेनिंग मोड मतलब मैं एक हूँ, आप बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मैं एक हूँ, बहुत सारे हैं, तो बिजनेस में मेरे लिए तो बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि आपको मेरे पास ही आना पड़ेगा और मेरे दाम पे ही मेरे से चीज़ें लेनी पड़ेगी। तो ये मेरा बार्गेनिंग मोड है जब मेरे पास इतना बड़ा मार्केट शेयर हो जाता है। तो दैट इज़ अगेन वन मोर मोड। तो इस तरह के बहुत सारे मोड होते हैं। कोई कोई इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव होती है कि उसमें घुसने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, तो शायद किसी के पास होता ही नहीं है। शायद टाटा बिल्डर्स ने उस समय डाल दिया तो डाल दिया, अब किसी के पास उतना कैपिटल नहीं है। दो मॉडर्न टाइम्स में ये एक्सेस टू कैपिटल का एक मोड बहुत कम तरीके से देखा जाता है क्योंकि फंड रेजिंग, प्राइवेट मार्केट्स में कैपिटल फ्लो ईजी हो गया है, बट ये भी एक तरह का मोड हुआ करता था पहले। सो इकोनॉमिक मोड क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी बिजनेस के लिए टू सर्वाइव। फॉर एग्जाम्पल अब गूगल है, गूगल हैज़ बीन डूइंग रियली वेल, सर्च इंजन में उसका नाम था। फिर अगर आपको पता हो हम आज 2026 में रिकॉर्ड कर रहे हैं, 24-25 में जब एआई की आने की बात हुई थी तो गूगल थोड़ा शेक हुआ था, ठीक है, कि दूसरे नए नए प्लेयर्स लेके आ रहे हैं। तो इकोनॉमिक मोड, जो ट्रैफिक का मोड था गूगल के पास, वो डिसरप्ट हो रहा था। तो इसलिए गूगल ने तुरंत तुरंत एक्ट कर लिया और खुद भी इनोवेशन करके मेक श्योर किया कि उसका मोड कहीं डिसरप्ट ना हो। तो वो मोड अगर कंपनी बना के रखती है तो 15-20 साल सर्वाइव करता है। फिर कोई कंपनी आती है या कोई नया पूरा एक सेक्टर आता है जो इसको हटाने का कोशिश करता है। अगर ये कंपनी सर्वाइव कर जाती है तो उसका मोड रह जाता है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोड। इसको क्वांटिफाई भी कर सकते हैं, हमको नंबर्स में कहाँ दिखेगा, कैसे दिखेगा, एंड सो फोर्थ। बट कंपनी में मोट होगा तो वो क्वालिटी कंसिडर होगी, अदरवाइज वो कंसिडर नहीं होगी। सो क्वालिटी इज इक्वल टू हैविंग अ मोट। इफ देर इज नो मोट देर इज नो क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे कोई छोटी सी मात्रा में स्टील बना रहा है, उसके पास मोट नहीं है क्योंकि कल को कोई बड़ा प्लेयर उसको आराम से हटा सकता है, ठीक है, ना उसके पास कोई पावर है, छोटा सा 4-5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके किया है, सो देर इज नो मोट। मोस्टली मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी कि ज़्यादातर कंपनी 20 साल या 30 साल के बाद बंद हो जाती है, या वो डिस्टर्ब हो और नॉन रिलेवेंट हो जाती है। तो इसका वही मीनिंग है कि उसका मोट चला गया या दूसरा कोई कंपनी आ गई जिसने उसका मोट। करेक्ट, वेरी ट्रू। कि 20 से 30 साल में क्यों कंपनी बंद हो जाती है? क्योंकि उसने एक मोड डेवलप किया था। वो मोड अगर वो वापस री इन्वेंट नहीं करता है कुछ और करके तो वो कंपनी बंद हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ब्लैकबेरी करके एक मोबाइल फ़ोन थे, बहुत चले थे, ठीक है, तो उसने क्वार्टी कीपैड करके एक अपना मोड बनाया था कि लोगों को मज़ा आ रहा है क्वार्टी कीपैड यूज़ करने में। टच स्क्रीन फ़ोन आए, ठीक है, अगर ये उस समय इन्वेंट करता, फटाफट एक्ट करता और टच स्क्रीन फ़ोन में ही अपनी अडॉप्टेबिलिटी फास्ट लेके आता, तो शायद वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में सर्वाइव कर जाता। पर उसने अपना मोड मरने दिया, इसलिए वो ख़त्म हो गई। अदरवाइज़ जब वो मर रही थी उसके 2 साल 3 साल पहले वो एक क्वालिटी कंपनी थी,
ऑलराइट, जो कि बहुत अच्छा कर रही थी। सो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि क्वालिटी कंपनी में मोट होना ज़रूरी है, ठीक है। ये हो सकता है हाई ग्रोथ नहीं होगी, आपको नहीं दिखेगा कि कोको कोला की सेल्स हर साल 100% से बढ़ रही है, ऑब्वियसली, क्योंकि अचानक से 100% से लोग कोको कोला पीने लग जाएंगे, वैसा नहीं होगा। बट जितने लोग पी रहे हैं और एक सर्टेन परसेंटेज से हर साल थोड़ा थोड़ा ग्रोथ दिख रहा है, येस, वेरी लाइकली, ठीक है। इसलिए आप देखो दुनिया में इतनी गाड़ियां बनी हैं, लेकिन कभी भी कोई भी कार मैन्युफैक्चरर को क्वालिटी कंपनी नहीं कहा गया है। अगर जिसने कहा है उसके उस समय के अलग रीजंस होंगे, लेकिन कभी भी ऑन द लॉन्गर टर्म होराइजन आपको एक कार कंपनी क्वालिटी कंपनी नहीं कही गई होगी, क्योंकि डिसरप्शन हो जाता है वहाँ पे। टोयोटा उसको थोड़ा साइड छोड़ देते हैं, क्योंकि उसने अपना अस्तित्व मेंटेन किया है उस इंजन में, बट अभी भी जैसे ये ईवी वाला साइड पूरा आया तो ऑटोमेटिकली डिसरप्शन हो गया वहाँ पे भी। सो उसने भी अपना मोड बना के रखा था, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा था, इंजन अच्छे थे, बट जैसे ये आया तो मोड डिस्टर्ब हो गया। टोयोटा इनोवेट कर लेगा और अपनी लेगेसी मेंटेन करेगा और compete कर लेगा, तो क्वालिटी मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। इंडिया में भी आप देखो 2024-25 में हमने देखा जैसे ही एआई का बूम आया, आईटी सेक्टर बहुत इम्पैक्ट हो गया। क्यों इम्पैक्ट हो गया? क्योंकि आईटी सेक्टर केवल दो चीज़ करता था, बाहर से क्लाइंट लेके आता था और यहाँ पे लेबर आर्बिट्राज पे काम कराता था। तो उनका मोड क्या था? उनका मोड था कॉस्ट एडवांटेज, कि भाई सस्ते में काम करके देगा, और $1000 अगर आगे चार्ज करे तो यहाँ $100 में काम करा रहा है वो, ठीक है। तो दैट वाज देयर मोट, विच वाज नॉट अ वेरी बिग मोट। आईटी इंडेक्स 40% इसलिए गिर गया क्योंकि वो मोट ही खत्म होते हुए दिख रहा था लोगों को। ऐसा नहीं है कि रेवेन्यूज आज के आज कम हो गई या फिर ग्रोथ नंबर्स बिल्कुल ही नहीं आ रहे, बट वो मोट खत्म होते दिख रहा है। अगर यहाँ से वही आईटी कंपनियां खुद को इनोवेट करती है, एआई के डेवलपमेंट में फेजेस में वापस आती है और रेवेन्यूज वापस स्ट्रीमलाइन कर लेती है थ्रू एआई, देन इट माइट बी द केस कि उनका मोट वापस री इन्वेंट हो जाए। तो बहुत कम कंपनियां हैं दुनिया में जो मुझे लगता है कि बार बार अपना मोट, जब भी उनका चैलेंज होता है तो वो लोग री इन्वेंट कर लेते हैं। वन ऑफ द कंपनीज विच आई फील इज एप्पल। एप्पल हर बार हमको लगता है कि भाई फ़ोन है, compete करेगा कोई, कुछ और ले आएगा तो ख़त्म हो जाएगा, बट नहीं, एप्पल खुद को री इन्वेंट करते रहते हैं इन सम वे और द अदर। और वो कंपनी अपना रिसर्च डेवलपमेंट में खर्चा करती है, अपने आप को आगे रखने के लिए चीज़ें उसमें भी ही खर्चा करती है, तो वहाँ पे मोड मेंटेन होता है। बट येस, कोई ऐसी कंपनी नहीं जिसका मोड खत्म नहीं हो सकता, सबका मोड खत्म हो सकता है। कितने टाइम तक वो मोड चल रहा है वो बात है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते ये शहर ए है, ठीक है, और यहाँ शहर बी है। अब शहर ए में एक बार्बर शॉप था, ठीक है, ये दोनों 20 किलोमीटर दूर है। बहुत सिंपल एग्जाम्पल से मोड समझते हैं, ठीक है। एक बार्बर शॉप है, शहर ए में 1000 लोग हैं, शहर बी में भी 1000 लोग हैं। 2000 के 2000 लोगों को बाल कटवाना है तो किसके पास आएंगे? इसी बार्बर शॉप के पास आएंगे जो ए टाउन में है। अगर आज मैं एक शॉप खोलता हूँ बार्बर का, ठीक है, एज अ बार्बर, तो मैं बी में खोलता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं एज अ सेकेंड बार्बर इस्टेब्लिश होता हूँ, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? मेरे पास 1000 लोग आने लग जाएंगे एटलीस्ट, ठीक है। ये यहाँ से 800 से 1000 लोग मेरे पास आने लग जाएंगे। तो अभी माई मोट इज़ वॉट? माई मोट इज़ अ डिस्टेंस, कि भाई आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। कितना छोटा मोट है ये, साल 2 साल में शायद खत्म हो जाएगा, बट मोट है। तो कितना मोट की लॉन्जिटिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इमेजिन मोट बनाया है मैंने, कितना लंबा सर्वाइव करता है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूशन लेड जो बिजनेसेस थे एफएमसीजी साइड पे, उन्होंने अपना मोड जो डिस्ट्रीब्यूशन का बनाया था वो 20 साल, 30 साल, 40 साल चला, ऑलराइट। तब तक कुछ दिक्कत ही नहीं हुई उनको, लेकिन 2020 के बाद क्यों दिक्कत होने लग गई उनको? क्विक कॉमर्स की वजह से, कि आज आपको 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 किसी को भी अपना नया ब्रांड लॉन्च करना है और अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो आपको एचयूएल का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चाहिए। आज आप एक क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे या फिर एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे खुद को लिस्ट कर सकते हो और खुद का एस्टैब्लिशमेंट क्रिएट कर सकते हो। तो पूरा मोड जो है डिस्ट्रीब्यूशन का वो हो गया पूरा डिसरप्ट। ऑलराइट, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरा मोड क्या है और कितना लंबे समय का है, उसके बेसिस पे मार्केट आपको रिवॉर्ड करता है, ठीक है। हम नंबर्स में भी देखेंगे। अब जब मोड क्रिएट होता है ना, तो मोड क्रिएट होते ही थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि अगर कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इकोनॉमी में और एक कंपनी उसको सॉल्व करता है, तो वो मोड है कि एक कंपनी ऑलरेडी है और शायद इस चीज़ के वजह से वो कंपनी का धंधा अच्छा हो रहा है, लाइक यूएसपी एग्जांपल, मतलब यूएसपी है उसका, तो वो मोड है। मतलब मेरा है कि वो कंपनी एग्जिस्ट ही मोड की वजह से कर रहा है कि कंपनी रन मोड की वजह से करेगा। कंपनी ग्रो हमेशा मोड की वजह से करेगा, ओके, और तो कंपनी में एग्जिस्ट नंबर्स, उसके वजह से नहीं होगा। हाँ, कंपनी स्टार्ट हो सकता है कि कोई इकोनॉमी में प्रॉब्लम है और आइडेंटिफाई किया और उसने वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, और जिस तरीके से और जिस स्केल पे उसने सॉल्व कर लिया उसकी वजह से शायद कोई मोड क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो इट कुड बी अ केस कि जहाँ पे उसका एक मोड क्रिएट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 2020 में कोविड आया, सब लोग ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दिए, ठीक है।
तो बहुत सारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स चल गए अच्छे, ठीक है, टेक एज एन इंडस्ट्री बूम कर गई। बट जैसे ही चीज़ें हटी, ऑनलाइन से वापस ऑफलाइन हुई, तो मोट ही ख़त्म हो गया उनका। उनका मोट उनके ऊपर ही निर्भर नहीं था, उनका मोट था कि गवर्नमेंट ने कुछ रूल लगा दिया, इसकी वजह से था। तो वो मोट क्रिएट ही नहीं हुआ एक्चुअल में। तो डिल्यूजनल मोड्स भी हो सकते हैं इन दैट केस। तो वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि इकोनॉमी में प्रॉब्लम हमने जो सॉल्व किया है, क्या वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो हम लाए हैं, क्या वो मैनकाइंड को लॉन्जिटिविटी वे में इम्पैक्ट कर रहा है या फिर अभी इमीडिएट 2 साल के लिए इम्पैक्ट कर रहा है। वो हाइंडसाइट में हमें लगता है कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट उस समय एक्चुअल में लग रहा था कि दुनिया बदल रही है और इस तरीके से ही जाने वाली है, ठीक है। और लेकिन एक्चुअल में जब हम हाइंडसाइट में देखते हैं तो हमको लगता है कि ये तो बेवकूफ़ी वाला डिसीजन था कि पूरा पैसा सबने एडटेक में डाल दिया। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब बात ये आती है कि मोट आइडेंटिफाई करना, जितना पढ़ोगे उतना बेटर है और समझ में आने लग जाएगा, लेकिन एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ही होता है एट द एंड ऑफ द डे, क्वांटिटेटिव नहीं होता है, वो क्वालिटेटिव ही होता है। तो हम मोट को नंबर्स में कैसे देखें? जब मैं कंपनी की बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, पीएनएल खोलूँ, तो मुझे कैसे पता चल जाए कि इसके पास कुछ मोट है? वो मोट 3 पिलर्स से दिख जाता है। 3 जो पिलर्स है एकदम सिंपल है। पहला है रिटर्न ऑन इक्विटी, दूसरा है डेट टू इक्विटी, तीसरा है ईपीएस ग्रोथ। ऑलराइट, 2 एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपका काम कर जाएंगे। अब क्यों कर जाएंगे वो भी समझते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या हो गया कि मैं जो नेट प्रॉफिट बना रहा हूँ मेरे पैसों पे एज एन इक्विटी इन्वेस्टर और एज अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी, जो पैसा मैंने डाला है उस कंपनी में, उसमें मैं कितना प्रॉफिट बना रहा हूँ, उसका नंबर क्या है। ऑलराइट, तो ये नंबर अगर ऊपर है, अब सीधी बात है ना, रिलायंस का केस हमने लिया, उसमें मेरे को दिख रहा है कि मैं सप्लाई मैनेज कर पा रहा हूँ, तो चांसेस ऑफ मी मेकिंग लॉसेस और चांसेस ऑफ मी मेकिंग लेसर प्रॉफिट्स तो कम ही होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे सप्लाई चेन में कुछ डिस्ट्रप्शन आया, मेरा कॉस्ट खराब हुआ, तो मैं आगे प्राइस ऑन पे पास कर दूंगा, तो मेरा प्रॉफिट तो सही रहेगा ही रहेगा। तो जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है और जो इतना पैसा मैंने डाला हुआ है कंपनी में, तो उसका जो रेशो है वो मोटा मोटी अच्छा रहना चाहिए, बड़ा रहना चाहिए। एज ए बिजनेसमैन, एज ए कैपिटलिस्ट में यही कोशिश करूंगा। तो आरओई इम्पैक्ट होने के चांसेस बहुत कम होने चाहिए, ठीक, एक स्टेबल अच्छा बड़ा आरओई आना चाहिए। मतलब मेरा है कि अभी रिटर्न ऑन इक्विटी कोई, अगर हम भी ये नहीं समझना चाहिए कि मैं जो डाल रहा हूँ अमाउंट उस पे वो कंपनी जो इक्विटी का पैसा ले रही है उससे, तो वो एक बार क्लियर करूंगा। तो और ये नंबर ऐसा है जो एज ए बिजनेसमैन भी मुझे समझ में आता है कि मेरे पास मोट है नहीं है, और एज एन इन्वेस्टर भी अगर मैं उस कंपनी में पैसा डाल रहा हूँ तो भी मुझे समझ में आ जाएगा कि यहाँ का आरओई मुझे अच्छा दिख रहा है, तो इसमें मोट है या नहीं है। तो एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आरओई एक नंबर है, मैं एज ए बिजनेसमैन, एज ए प्रमोटर खुद की कंपनी का भी देख सकता हूँ, एंड एट द वेरी सेम टाइम मैं जो आरओई एज एन इन्वेस्टर किसी कंपनी में डाल के देखना चाह रहा हूँ वो भी देख सकता हूँ। तो एक सीधा सीधा उदाहरण है कि भाई खुद का डाले हुए पैसे पे तो अच्छा रिटर्न बनाओगे ही, अगर नहीं बना पा रहे हो तो फिर आपके पास खाई का मोट है, ठीक है, तो मोट है ही नहीं। और एकदम सिंपल है, अगर 30% मेरा आरओई है, मतलब मेरा पैसा 3 साल में वापस आ रहा है, कितना बढ़िया बिजनेस है। 40% मेरा आरओई है, तो मेरा पैसा 2 से 2.5 साल में वापस आ रहा है। 50% पे मेरा पैसा हर दूसरे साल में मेरा पैसा वापस आ रहा है, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में तो प्रॉफिट, मेरे कैपिटल पूरा निकल गया एक तरीके से, और फिर क्या जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट बन रहा है, तो बेस्ट बिजनेस हो गया। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर हो जाता है कि जो पैसा डाला है उसमें कितना रिटर्न मेरे को बन रहा है, ठीक है, दैट इज देयर। अब ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे मेरी चल रही है, ठीक है, मोट है मेरे पास, तो मेरे टर्म्स पे पैसा मेरे पास आ रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें हो रही है, तो क्या मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि मैं बाहर से बैंक से जाके भी पैसा उठा के लेके आऊँ? नहीं, ठीक है। सो इसीलिए क्यों क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा डेट टू इक्विटी, इसलिए मेरा डेट टू इक्विटी इन कंपनियों में क्या होता है, कम होता है। सिंपल सा उदाहरण एचयूएल का केस है, ठीक है। तो एचयूएल के केस में पेप्सोडेंट मैंने बेचा, पैसा आया, ठीक है। अब पैसा मेरे पास आ गया, कितना जल्दी आता है, 8 से 10 दिन में आ जाता है। पीछे जो सप्लायर है जिससे मैंने पैकेजिंग कराया, पेप्सोडेंट का पेस्ट बनवाया, उसको मैं 20-25 दिन में आराम से दूंगा। तो मेरे पास पैसा ज़्यादा देर के लिए रहता है, तो मुझे क्यों पैसा उठाना है डेट रेस करके। और प्लस मेरे टर्म्स पे हो रहा है, मेरे लिए अच्छा आरओई बन रहा है, मेरे को उस पैसे पे प्रॉफिट मिल रहा है। तो बहुत कम रीजंस होते हैं कि डेट टू इक्विटी अच्छी क्वालिटी कंपनीज का ऑन द हायर साइड होता है, लोअर साइड पे ही जनरली रहता है, क्योंकि मैं अच्छा पैसा बना पा रहा हूँ अपने पैसों पे और मेरे पास पैसा का सरप्लस पड़ा है, ठीक है। मैंने 100 रुपये उस कंपनी में डाला था, 40 रुपये पहले साल आ गए, ठीक है, फिर 140 हो गए, उस 140 पे वापस कितना आ गया, 40% आ गया, तो अगेन आई एम गेटिंग समवेयर अराउंड 56 रुपीज़। तो मेरे पास खुद के पास इतना मेरा कैश पूल है, तो मेरे को और बाहर से पैसे लेने की ज़रूरत क्या ही पड़ेगी, इसलिए डेट टू इक्विटी कम होता है। अब आप आर्ग्यू करोगे कि कोई कंपनी हमने देखी है जहाँ पे डेट टू इक्विटी रहते हैं और वो क्वालिटी कंपनी है, जैसे कि एप्पल है फॉर दैट एग्जांपल। तो देखो वो थोड़ा सा
उस इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स क्या है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एप्पल हूँ और मुझे दिख रहा है कि मैं एक नए प्रोजेक्ट में पैसा डालना चाहता हूँ और वो प्रोजेक्ट मेरे को 15 से 20% रिटर्न दे देगा एज अ कंपनी, मैं एप्पल का ही ओनर हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि इस नए प्रोजेक्ट में, इस नए बिजनेस में मैं घुसूंगा तो 15-20% रिटर्न मुझे मिल जाएगा और मेरे पास पैसा पड़ा है, ठीक है। तो और साथ ही साथ जो बैंक है वो 4% 3% पे लोन पे पैसा देती है, तो मेरे लिए तो अच्छी बात है ना, मैं मेरा पैसा जो है वो रखता हूँ और यूज़ करता हूँ यहाँ पे, साथ में बैंक का पैसा लेके भी डाल देता हूँ। सो देखो, कैश का कंपोनेंट अगर बहुत ज़्यादा है और डेट उससे कम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो डेट टू इक्विटी उसको फिर भी कम ही मानेंगे। इसलिए मैं डेट टू इक्विटी देखने की जगह नेट डेट टू इक्विटी देखना प्रेफर करता हूँ। नेट डेट टू इक्विटी क्या हो गया कि क्या कितना डेट लिया है मैंने माइनस कैश कितना है अपॉन इक्विटी, ठीक है। ये आपको ट्रू पिक्चर दे देता है और ये जनरली क्वालिटी कंपनीज में आपको कम ही मिलेगा। कोई भी इंडिया के आईटी स्टॉक में आपको ज़्यादा डेट टू इक्विटी नहीं मिलेगा क्योंकि क्वालिटी कंपनीज थी, ऑलराइट। एंड आपने देखा होगा बाय बैक अनाउंस कौन करता है इंडिया में, आईटी कंपनीज ही करती है, क्योंकि उनके पास कैश पूल रहता है। तो कैश पूल खुद के पास रह रहा है तो क्यों डेट रेज होगा, तो ये रेशो हमेशा कम उसमें होगा। इसमें डाउट है कोई? नहीं, आपके क्वेश्चन पे डाउट था। क्या आपने क्या पूछा था जब क्वेश्चन था वो, कि अगर एक कंपनी है बहुत अच्छा कर रहा है एप्पल जैसा और उसको अभी आगे पैसा चाहिए फॉर, जैसे अभी ये एग्जांपल हो गया, तो या तो उसके पास इक्विटी का ऑप्शन है या तो डेट का ऑप्शन है, और मुझे पता है कि इससे मैं एकदम अच्छा कमा लूँगा और मेरा वो मोड अच्छा है, बहुत अच्छा, तो मैं मेरा मतलब अगर डेट और इक्विटी ही पकड़ूँ तो मैं मेरा ओनरशिप क्यों डाइल्यूट करूँगा? मैं ओनरशिप नहीं डाइल्यूट हो रहा है, कैश कंपोनेंट हाँ वही है, तो अगर कैश मेरे जेब में है तो ये क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता ना कि क्यों होता है ना। मेरे पास 2-3 प्रोजेक्ट दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है, मेरे को दिख रहा है उस प्रोजेक्ट में 20 टका कमा सकता हूँ, तो बैंक से उठा के डाल दूंगा ना वहाँ पे, और मेरे पैसे को भी दूसरी अच्छी जगह पे रिटर्न बनाने दे दूंगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर आ जाता है ईपीएस ग्रोथ का। ऑलराइट, ईपीएस ग्रोथ जैसे हमने पहले डिस्कस किया, मार्केट को क्या पसंद है, मार्केट को ज़्यादा वेरिएबिलिटी, बड़ा हुआ विक्स नहीं पसंद है, ठीक है, ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं पसंद है। वैसे ही क्वालिटी कंपनियाँ कौन सी कंपनी हुई, वो कंपनी हुई जहाँ पे जो ईपीएस है वो आज 100 है, कल 110 है, परसों 121 है, तरसों 133 है, ठीक है। एकदम सिंपल, मुझे अगर इस तरीके से कुछ बढ़ता हुआ मिल जाएगा ना तो मार्केट उसको बहुत ही अच्छे से वैल्यू करेगा। क्यों अच्छे से वैल्यू करेगा? क्योंकि भाई एक एक्सेल शीट में जैसे नंबर स्ट्रेच करके हम बढ़ाते हैं ना, अगर एक्चुअल में रिफ्लेक्ट होने लग जाए किसी कंपनी के लिए वैसे ही नंबर्स, तो मार्केट उसको प्रीमियम वैल्यू देने लग जाएगा। मार्केट को वेरिएबिलिटी कम पसंद है। एंड थर्ड चीज़, ईपीएस ग्रोथ में वही रिफ्लेक्ट होने लग जाती है कि आज मैं 100 पेप्सोडेंट बेच रहा हूँ तो कल 110 बेच रहा हूँ, उसके बाद 121 बेच रहा हूँ और एक सर्टेन प्राइस पे बेच रहा हूँ, तो मेरा प्रॉफिट सब कुछ एक पेस पे बढ़ते ही जा रहा है और दिक्कत नहीं आ रही। तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर हो जाते हैं फ्रॉम अ क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव। सबसे पहला थॉट प्रोसेस तो हमको यही देना है कि क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव से हम लोग कहाँ हैं, ठीक है। और वहाँ पे अगर हमको कोई मोड दिख रहा है तो वो आपको यहाँ पे तीनों में नंबर इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको लगता है, अगर फॉर एग्जांपल टेस्ला का एक एग्जांपल लेते हैं, तो टेस्ला में अभी क्वालिटी नहीं है। कार्स में हो सकती है, बिजनेसमैन में हो सकती है, बट बिजनेस की क्वालिटी अभी डेवलप नहीं हुई है क्योंकि हर तरह का रिस्क है उनको, ठीक है। मोड क्या है उनके पास? क्या वो लौते ईवी कार्स है? नहीं। क्या ईवी कार्स बनाना मुश्किल है? नहीं, ठीक है। कुछ भी ऐसा कुछ मोड नहीं है जिसकी वजह से वो स्टैंड आउट हो जाए। अगर हाँ ऐसा कुछ होता कि ईवी कार्स उन्होंने बनाई और उन्होंने ईवी मैकेनिज्म का पेटेंट ही करा लिया कि दुनिया में कभी कोई बना ही नहीं पाता, तो वो उनके लिए मोड हो जाता, ठीक है। ये पेटेंट्स वाला कहानी आपको बहुत सारे फार्मा कंपनीज, मेडिकल कंपनीज में दिखेगा कि भाई कोई नया ड्रग आया है, कैंसर क्योर करने का ड्रग आया है, एक कंपनी है लौती जिसने इसका पेटेंट करा लिया, पूरे देश में कोई इसका पेटेंट नहीं करा सकता है, यूज़ नहीं कर सकता है, बना नहीं सकता, तो मोट हो गया उसके लिए। और आपको दिखेगा उसके नंबर्स में उसका आरओई बढ़ते हुए, उसका अर्निंग्स बढ़ते हुए एट अ रेट, उसका डेट टू इक्विटी बहुत, अगर था तो ख़त्म हो जाएगा और नहीं था तो होगा ही नहीं, और ठीक है। सो वो चीज़ें आपको दिखने लग जाएगी कि भाई मोट है तो नंबर्स में दिख जाएगा तुरंत तुरंत, ठीक है। ऐसा कुछ वही नहीं है कि मोट है फंडामेंटली बट नंबर्स में नहीं दिख रहा है, ठीक है। आज नहीं तो कल मार्केट्स उसको रिवॉर्ड कर देगा एंड एट द वेरी सेम टाइम आपको बैलेंस शीट पीएनएल में वो नंबर दिख ही जाएगा। हाँ। तो इधर पे मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर किसी कंपनी का मोट जानना है, क्वालिटेटिव टर्म्स में नहीं कि ऐसा नॉर्मल कि जोमेटो का मोट क्या है, तो वो कंपनीज खुद बताती है कि हमें कैसे पता चले, एज ए इन्वेस्टर हम लोग को कैसे पता चलेगा कि उसका मोट क्या है? जैसे हमने बहुत सालों के बाद पता चला कि एचयूएल का डिस्ट्रीब्यूशन मोट है, तो ऐसे नॉर्मल इन्वेस्टर मेरे को कैसे पता चलेगा कि
किसी एक कंपनी का मोट क्या है। ओके, सबसे पहला एक ऐसा डेटा शेयर है जो आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, दैट इज मार्केट शेयर। मेरे को बताइए, आज से 15 साल पहले भी कौन से टूथपेस्ट चलते थे इंडिया में? कोलगेट चलता था। तो मार्केट शेयर है कोलगेट के पास, क्या रीज़न से आया? कोई तो कारण से आया। क्या आपको पता है दुनिया में 3 से 4 ही बड़ी चॉकलेट बनाने वाली कंपनियां हैं? चॉकलेट बनाना मुश्किल नहीं है, आप घर पे बना सकते हो। ठीक है, मैदा लेके, चॉकलेट लेके, शक्कर लेके चॉकलेट बना सकते हो, और दूध लेके। बट फिर भी दुनिया में 4 ही है। क्या था मोट? डिस्ट्रीब्यूशन था, कि वो घर घर, हर कंट्री, हर नागरिक तक पहुंच सके। तो अगर आपको मार्केट शेयर दिख रहा है किसी के पास होते हुए, मार्केट शेयर दिख रहा है और दिख रहा है कि बड़े टैम में ऑपरेट करते हैं, वैसे से बड़ा टैम मतलब कोको कोला का मुझे दिख रहा है यूएस में मार्केट शेयर है, या फिर कोको कोला का दिख रहा है कि 12 यूएस के 50 में से 25 स्टेट्स में मार्केट शेयर है। क्या है? सोडा का पानी है, सब पी सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है मार्केट शेयर है, और टैम टैम इन द सेंस वो पूरा यूएस कैप्चर कर सकता है, वो सारी ग्लोबली कंट्रीज कैप्चर कर सकता है। तो टैम बहुत बड़ा है। तो अगर जैसे ही आपको इसका कॉम्बिनेशन हिट हो जाए ना, आप समझ सकते हो कि भाई ये कंपनी जो है एक मोड डेवलप करके बैठी है इन दिस सेंस, डिस्ट्रीब्यूशन का, जैसे आपने एग्जांपल लिया। अब कोको कोला का स्पेशली मैं आपको एग्जांपल दूं तो आई थिंक आज के टाइम पे दुनिया में 2 से 3 कंट्रियां ही ऐसी है जहां कोक नहीं मिलती है। इट्स नॉट अलाउड, अदरवाइज out of 200 countries that we have, 193 194 countries have coke available in their country, which is a big number. एक नॉर्थ कोरिया और एक थे, एक दो और है, बट दैट इज द मोड दैट कोको कोला हैड, दैट इज द मोड दैट वॉरेन बफेट आइडेंटिफाइड इन 1988 कि ये चीज़ यहाँ पे ऐसे आइडेंटिफाई हो सकती है। दैट इज नंबर 1। तो ये एक तो है। अब जैसे आपने जोमेटो का एग्जाम्पल लिया, तो आज के टाइम पे जोमेटो 3 बिजनेसेस में ऑपरेट करता है, करेक्ट, मेनली, और एक B2B बिजनेस भी है, इसलिए मैंने 4 लिखे। जोमेटो का है खुद का, एक ब्लिंकिट का है, डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे हाइपर प्योर है। तो ये दोनों बिजनेसेस में अभी क्या आ गया उनके पास? मार्केट शेयर आ गया है। अब मार्केट शेयर आ गया है तो मुझे दिख रहा है कि मार्केट शेयर है। क्या पूरा टाइम कैप्चर हो गया इंडिया का? नहीं, बहुत स्कोप है अभी। तो दिख रहा है कि थोड़ा और जा सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है। वो मार्केट शेयर जो आया है वो किस पे आया है? ऑपरेशनल फ्लीट पे आया है। तो ऑपरेशनल जो उन्होंने बनाया है वो इनका एक मोड की तरह एक्ट कर रहा है। इसलिए आप देखो, जोमेटो पहले डिलीवरी फ़ी या प्लेटफॉर्म फ़ी 2 रुपये चार्ज करता था, फिर 5 की, फिर 7 की, फिर 10 की, फिर आई थिंक अभी 12 या 14 के आसपास है। क्या हम कुछ कर पाए? क्या हम कुछ कर पाए एज अ कंज्यूमर? नहीं कर पाए। हम जोमेटो से ऑर्डर कर रहे थे तब, हम जोमेटो से आज ऑर्डर कर रहे हैं। मोड क्रिएट हो चुका है। जब कंपनी के साथ वाला जो प्लेयर है वो कुछ नहीं रिएक्ट कर पाता, जब कंपनी कुछ करती है तो वो सबसे बड़ा मोड होता है। आज कोको कोला 20 की जगह 24 रुपये मिलने लग गई, तो आप कुछ कर पाओगे? नहीं, आप लोगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मोड क्रिएट हो चुका है। जब सामने वाला कुछ नहीं कर पाए तो मोड क्रिएट हो चुका है। TCS, इन्फोसिस किसी यूएस के क्लाइंट को $1,000 का बिलिंग कर रहे थे, उसने $1,050 कर दिया। बट सामने वाले को पता है कि मैं यही काम यूएस में कराने जाऊंगा तो मेरे को $2,000 लगेंगे, तो सामने वाले को मानना ही पड़ेगा। तो उसका मोड क्रिएट हो चुका है। बट क्या आज मोड डिस्टर्ब हुआ? यस, क्योंकि यूएस वाला क्लाइंट अब TCS को बोल सकता है कि भाई मैं $50 में एक आदमी बिठा के AI का एजेंट अच्छे से बनवा के काम करवा सकता हूँ। तो मोड डिस्टर्ब हो गया। तो आई थिंक इट्स मोर, अब अगर नंबर में देखें तो ऐसे क्रिएट हो सकता है। दूसरा, आप देखो कि 2 पार्टी है, मेरी कंपनी जिसको मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, सामने बायर उससे जो बाई कर रहा है। क्या बायर हाँ ना बोल सकता है अगर ये कुछ करता है? तो अगर आंसर ना है तो मेरा मोड क्रिएट हो चुका है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मोड क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ। तो अभी तक आपने जितना भी मोड के बारे में बताया, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मतलब 90% तो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स की वजह से ही होगा, जो मैं प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे AI के वजह से ये होगा करके, अभी वो तो मतलब अभी जब 2008 में या 7 में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ एग्जांपल, तो तब तो मेरे को वो प्रेडिक्ट ही नहीं होगा। तो फिर अगर वो चीज़ पे मेरा कंट्रोल, इवन कंपनी का ही कंट्रोल नहीं है। जैसे आपने बार्बर शॉप का बोला कि वो डिस्टेंस है, वो एक बार्बर शॉप इधर ओपन है, दूसरा खुलेगा, तो मतलब वो प्रेडिक्ट कैसे करेगा? अभी उसको मैं मेरे फेवर में कैसे यूज़ करूँगा? देखो, एक सिंपल सा लॉजिक है। मोड कंट्रोल में नहीं है कंपनी के, लेकिन क्या कुछ उनका डिसरप्शन आ रहा है, उनका मोड डिसरप्ट हो रहा है, तो क्या उनका रिएक्शन कंट्रोल में है? इफ़ द आंसर इज यस, देन द कंपनी इज स्टिल वेरी गुड।
फॉर एग्जाम्पल इफ टुडे TCS इन्फोसिस फाइंड अ वे कि हम AI को यूज़ करके हम और बेटर कैसे हो सकते हैं और हम और सेल्स कैसे बना सकते हैं टू व्हाट वी यूज्ड टू मेक बिफोर, then the reaction to moat is so good that they are creating another moat in themselves. So that is very important कि if I have a moat, it is getting disrupted because कोई सेक्टर ही नया आ रहा है, and if I react to it very well और मैं अडॉप्ट करके इनोवेट कर जाता हूँ तो मेरा मोट रह जाता है. कोडक फिल्म्स करके एक फिल्म्स की कंपनी थी जो रील बना के देती थी और आप उससे फिर फोटो प्रिंट कर सकते थे. जैसे डिजिटल चीज़ें आई उन्होंने नहीं रिएक्ट किया सही से. रिएक्ट करते वो खुद डिजिटल में आते तो डिस्ट्रीब्यूशन लेके बैठे थे लेकिन नहीं कुछ भी कर पाए बिकॉज दे लेट इट गो. तो वहाँ पे रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. कोई भी कंपनी को लग जाता है वी आर टू बिग टू फेल और हम लोग फेल नहीं होंगे और हम लोग भले ये कुछ आ रहा है ये रह के चले जाएगा और वो उसको एनालाइज करके रिएक्ट नहीं कर रहे सही से तो वो लोग मर जाएगी वो कंपनियाँ. बट अगर कोई रिएक्ट करके चल गई तो वो चलती रहेगी. क्वेश्चन पूछने का रीज़न ये है कि जब भी जियो से पहले तो एयरटेल वोडाफोन ये पूरा मार्केट कैप्चर किया था. जैसे आपने कहा कि मार्केट शेयर वो पूरा था, बट जियो फ्री में आया पूरा उनका वो डिस्टर्ब कर दिया. तो अभी मैं एयरटेल में इन्वेस्टेड हूँ जियो के 3-4 साल आने के पहले. तो मैं एज ए इन्वेस्टर अगर मैं सब न्यूज़ वगैरह पे ध्यान भी रखूँ तो भी मैं कैसे प्रेडिक्ट करूँगा कि अच्छा जियो जैसा कोई सिम आने वाला है जो फ्री में देगा और उस पर एयरटेल का रिएक्शन इतना मतलब खराब होगा कि वो तो टेलीकॉम में मोड की बात करते हैं. तो टेलीकॉम में 2015-16 से पहले एक मोड चलता था कैपिटल का मोड. किसी को भी आज टेलीकॉम की कंपनी सेटअप करनी है तो पैसा लगता था तो कैपिटल एक मोड की तरह काम करता था क्योंकि लाइसेंसेस बाय करने पड़ते थे, नेटवर्क्स लगाने पड़ते थे एंड सो फोर्थ. 2016 में जो कंपनी उनको डिसरप्ट करने आई वो उनसे डीपर पॉकेट्स लेके आई, ठीक है, और उन्होंने डिसरप्ट किया. अब आपने बात की एयरटेल की, डिड एयरटेल रिएक्ट वेल टू द डिसरप्शन इन द मोड? The answer is yes. Vodafone did it react better? The answer is no. तो देखो रिएक्शन से आपको समझ में आएगा कि आज 2016 में वो हुआ था, 2026 में कौन सी कंपनी खड़ी है? एयरटेल साथ सामने खड़ी है और अच्छा कर रही है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ये सो एंड सो फोर्थ, ठीक है. तो वही है, जब मोड आपका डिसरप्ट हो रहा है तो आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो वो कंपनी के बारे में जितना पढ़ोगे, उस कंपनी की बैलेंस शीट को आप जितना समझोगे देखोगे, उससे आपको समझ में आएगा. डेट जो मेरे वोडाफोन की बैलेंस शीट पे था या फिर जिस तरीके से वो कंपनी फंक्शन करती थी बेस्ड ऑन अ यूरोपियन पेरेंट और वर्सेस ये वाली कंपनी का बैलेंस शीट और वो कैसा था, मैं उससे समझ पाऊंगा. फॉर सिंपल से एग्जांपल, एयरटेल के बैलेंस शीट में मुझे दिख रहा था कि ये लॉसेस ले सकता है. मान लेते हैं कि मेरी एयरटेल की बुक्स पे 10,000 करोड़ पड़े थे, तो 1,000 करोड़ का अगर 10 साल भी लॉस होता है तो क्या एयरटेल सर्वाइव करता है? द आंसर इज येस. then Airtel will survive for the next 10 years and because Jio will not always function at 0 rupees. वो लोग तो 0 rupees इसलिए रखे क्योंकि मार्केट शेयर कैप्चर करना है. बट अगर ये सर्वाइव कर गया तो आपको बैलेंस शीट पे आंसर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है. एंड जियो ने अपना एक मोड क्रिएट कर लिया, मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया और नेटवर्क बिल्ड कर लिया. तो अब शायद ये इंडस्ट्री कंसोलिडेट हो गई है तो इसका मोड अभी थोड़ा प्रोटेक्टेड चलता रहेगा अनटिल कुछ और होता है इस इंडस्ट्री को. देखो जब मोट बन जाते हैं जनरली तो उस इंडस्ट्री में प्लेयर ही 2-3 रहते हैं. ये भी एक चीज़ आपको दिखेगी. उस इंडस्ट्री में और नया प्लेयर आके उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा. हो सकता है पूरी की पूरी इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो जाए इन सम वे और दी अदर, बट उसमें नया प्लेयर आके जनरली कम डिस्टर्ब करता है. जो आप जिस फेज की बात करो 2015-16 की, उस समय कुछ तो प्रॉफिटेबिलिटी रहती थी टेलीकॉम सेक्टर में, इसलिए 10-12 प्लेयर आ गए थे. वर्जिन मोबाइल्स था, अलग अलग नाम के प्लेयर्स थे, डोकोमो था, टाटा ने 2-3 लॉन्च कर रखे थे, रिलायंस के भी 2 थे. ऑलराइट, तो क्योंकि कुछ प्रॉफिटेबिलिटी, लेकिन एक जना आया, ठीक है, सबको स्वाइप किया, जो सर्वाइव किया वो किया और मोड डेवलप हुआ और वो इंडस्ट्री अभी मोड से प्रोटेक्टेड है. आज वो पैकेज का प्राइस अगर 20 रुपये से बढ़ाता है तो क्या हम में से कुछ भी कुछ कर सकता है वहाँ पे? नहीं. तो अगेन वी कम बैक टू द सेम लॉजिक कि अगर मोड डेवलप हो गया है तो कंज्यूमर रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो नहीं कर पाता है, या कंज्यूमर बाय जो उससे खरीद रहा है बेसिकली अगर B2B मॉडल है उसका तो नहीं रिएक्ट कर पा रहा है, तो वहाँ मोड क्रिएट हो चुका है. ऑलराइट, सो दैट इज देयर एंड दैट इज हाउ मोड्स गेट क्रिएटेड. और नंबर्स में वो हमको ROE इसमें सब में दिखने लग जाएगा. अगर आज के टाइम पे अगर आप केवल जियो के नंबर्स देखोगे तो यहाँ से मैं श्योरिटी से बोल सकता हूँ कि जियो का ROE बेटर होता जाएगा. मुझे पता नहीं शेयर प्राइस पे कैसे इम्पैक्ट आएगा, नहीं आएगा, ना कोई मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ और ना ही जियो अलग से लिस्टेड भी है, बट जियो का ROE बेटर होता जाएगा क्योंकि उसको दिखेगा कि भाई मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है कंपेयर टू व्हाट मनी आई हैड इन्वेस्टेड, तो एक काम करता हूँ 20 रुपये से पैकेज का प्राइस बढ़ा देता हूँ, ठीक है. तो वहाँ पे ROE उसका बढ़ता जाएगा क्योंकि मोड क्रिएट हो चुका है थोड़ा बहुत.
सो ये चीज़ें इस तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है, और कितना बड़ा टैम है उसका, उससे हमको काफ़ी चीज़ें समझ में आती है। अब इंडिया में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है पिछले आई वुड से रादर 10-15 सालों में। आप किसी भी क्वालिटी इंडेक्स को देखोगे, ऑलराइट, जैसे बहुत लोग बोलते हैं निफ्टी 50 में मत इन्वेस्ट करो, निफ्टी 50 वैल्यू 20 में कर लो, बेटर रिटर्न आएगा। निफ्टी 50 में मत करो, निफ्टी 50 मोमेंटम 30 में इन्वेस्ट कर लो, बेटर रिटर्न आएगा। बट इन दिनों में आपने पिछले 1-2 साल 3 साल में किसी को ये बोलते नहीं सुना होगा, निफ्टी 50 क्वालिटी 20 में कर लो, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी एज अ क्वालिटी एज अ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग हैज नॉट परफॉर्म्ड वेल, ऑलराइट। तो वो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग चले हुए, इसलिए लोग हाइंडसाइट में रीसेंट बायस को देख के बोलते हैं कि हाँ इसकी जगह यहाँ कर लेते तो बेटर आता। क्वालिटी क्यों नहीं चला है? क्योंकि इंडिया में जो भी क्वालिटी के नाम पे बिजनेसेस थे वो थोड़ा सा डिसरप्ट हो गए, ठीक है। मैं 5-6 एग्जाम्पल लेता हूँ, आप बताइएगा कि उसका मोड क्या था और कैसे वो डिसरप्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, पेज इंडस्ट्रीज करके कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली वेरी गुड, बट मोड डिसरप्ट हो गया। पेज इंडस्ट्रीज जॉकी करके ब्रांड है, वो रन करता है, डिसरप्ट हो गया। क्या चीज़ ने डिसरप्ट किया? थोड़ा कमोडिटाइज हो गया प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन उनके पास था, जो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन देते थे, शेल्फ स्पेस रखते थे, वो थोड़ा सा डिसरप्ट हो गया, क्योंकि जब ऑफलाइन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता था, नए नए प्लेयर आए जो ऑनलाइन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किए, ब्रांड लॉयल्टी बनाया उन्होंने, और थोड़ा बहुत उनका ऑफलाइन का शेल्फ भी लेने लग गए। तो यहाँ पे उनका मोड था कि भाई ऑफलाइन में उनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, सब लोग जॉकी ही यूज़ करने लग गए थे, तो जाके दुकान पे भी जॉकी ही मांगते थे, तो सामने वाले वेंडर को भी जॉकी ही रखना पड़ता था, और चीज़ें उस तरीके से बहुत अच्छे से चल जाती थी। वैसे एशियन पेंट्स है, एशियन पेंट्स का एक बहुत अच्छा मोड था कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन था, और प्लस वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बहुत ही अच्छे वे में काम करता था, अच्छा कमीशन देता था, ठीक है, पेमेंट साइकिल एंड ऑल वाज वेरी गुड। अगर आप एशियन पेंट्स की हिस्ट्री जाके पढ़ोगे तो उन्होंने बहुत ही अच्छे वे में एक डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क क्रिएट करके शेयरिंग बेसिस की चीज़ें बहुत अच्छी की थी। बट कुछ कुछ नए प्लेयर्स आए, बिल्डा ओपस आया, उसने लॉस लेके डिस्ट्रीब्यूशन को कमीशन ज़्यादा देके वो डिसरप्ट करने का कोशिश किया, इशू एशियन पेंट डिड नॉट डू वेल, ऑलराइट। सो नॉट सेइंग दे माइट नॉट डू वेल इन द फ्यूचर, बट मोड डिसरप्ट हुआ। HUL एज अ कंपनी है, हमने भी डिस्कस किया, क्विक कॉमर्स आया तो लोग अपनी ब्रांड्स लेके लॉन्च कर पाए, तो HUL के प्रोडक्ट्स को डिसरप्ट किया, इसलिए HUL भी अब उनको बाय आउट करने लगा है, ताकि जो उनको दिक्कत दे रहा है उनको बाय कर ले, बट फिर भी इट विल नॉट सॉल्व फॉर द मोड दैट हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड, ठीक है। लाइकवाइज ब्रिटानिया है, नेस्ले है, ऑल दीज प्लेयर्स जिनका मोड इम्पैक्ट हो गया है। नेस्ले है, उसकी कोई जो कॉफ़ी है, दूसरी दूसरी कंपनियों की कॉफ़ी भी अब इजीली एक्सेसिबल हो गई है हमारे लिए, तो ब्रांड लॉयल्टी थोड़ी सी कम हो गई है आज के टाइम पे, क्योंकि अवेलेबिलिटी और ऑप्शन ज़्यादा है। देखो आपके पास अगर 3 ऑप्शन होंगे और आप एक ही परचेज करते जा रहे हो तो आपकी ब्रांड लॉयल्टी बढ़ गई है, बट अब आपके पास ऑप्शन ही 10 है तो ऑटोमेटिकली आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ गई है। ये ब्रांड में ये मिलता था, ये नए साथ जो ब्रांड आया है उसमें ये मिलेगा, तो ब्रांड अवेयरनेस बढ़ गई है, तो ऑटोमेटिकली ब्रांड की तरफ लॉयल्टी कम हो जाएगी, तो जो मोड था ब्रांड लॉयल्टी का, वही चीज़ मिलना खाली, वो ख़राब हो गया। ऑलराइट, 1991-2 से पहले चेतक स्कूटर मिलता था, तो चेतक स्कूटर का मोड क्या था? सरकार अलाउ ही नहीं करती थी बाहर की कंपनियों को यहाँ के बनाने का, यही मोड था उसका। जैसे ही आने लगी वैसे मोड चला गया, ठीक है। एक पॉइंट के बाद फिर चेतक स्कूटर बंद हो गया इंडिया में, ऑलराइट, फिर वापस आने की बात हुई है बट कभी नहीं आ पाया। लाइकवाइज 1-2 गाड़ियों की कंपनी भी थी जो केवल वही बेच पाती थी, बट जैसे ही बाहर की आई सरकार, जो भी ये गवर्नमेंट इंड्यूस्ड मोड्स होते हैं ना, जो फोर्स करके दिए जाते हैं, उस पर इम्पैक्ट लाना, वो इम्पैक्ट होना सबसे ईजी है, क्योंकि एक पॉलिसी दूर होते हैं वो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में बनने लग गए हैं, क्योंकि पहले चाइना में बनते थे, अब चाइना पे बैन लगा दिया या ड्यूटी बढ़ा दी, तो कितना दूर है वो मोड खराब होने से? एक पॉलिसी दूर है, तो वहाँ मोड डिसरप्ट होना बहुत आसान है। वो लॉन्ग टर्म मोड्स नहीं है, वो बिजनेस के मोड्स नहीं है, वो पॉलिसी के मोड्स है, वो इतना अच्छे से वर्क नहीं कर सकते, तो वो क्वालिटी कंपनियों में क्वालिफाई नहीं होंगे। वो कमोडिटाइज्ड या ग्रोथ, मतलब लेके अभी खरीद के 3 साल 5 साल बाद बेच दो, वैसे काइंड ऑफ स्टॉक्स हो जाएंगे। क्वालिटी स्टॉक जनरली वो होते हैं जिनका मोट लंबा रहता है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए अगर आप पुराना डेटा जाके देखोगे पिछले 1 साल 3 साल 5 साल का, आपको नहीं दिखेगा क्वालिटी इंडेक्स बेटर किया है। यही आप 20 साल का डेटा देखोगे तो आपको दिखेगा क्वालिटी इंडेक्स अच्छा किया है, क्योंकि तब वो कॉन्सेप्ट चलता था, और ये सारा डिसरप्शन रिसेंट के टाइम में ज़्यादा होने लगा है। अभी हम देख पा रहे हैं कि मार्केट्स और डायनामिक हो गए, मार्केट्स ज़्यादा बिजनेसेस और डायनामिक हो गए। बिजनेसेस में कुछ नहीं इनोवेट करोगे तो आप मर जाओगे, ठीक है, वो भी ज़्यादा होने लग गया है, पहले इतना नहीं था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होने लगी, इसलिए क्वालिटी नहीं बेटर किया है, और क्वालिटी का जो परसेप्शन था इंडिया में वो ख़राब हो गया, क्योंकि इंडिया में पहले एक चप्पल बनाने वाली कंपनी को भी
एकदम हाई क्वालिटी कहा जाता था, बट इट्स अ वेरी इजी प्रोडक्ट टू मेक, एंड इफ इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम वे जैसे वो डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं और उस स्किल पे मैं पहुंच सकता हूँ बिना उसके जितना खर्चा किए, तो डिसरप्ट हो गया ना मोड, तो खत्म हो गया। तो इसलिए रिलैक्सोस, बाटास ऑफ द वर्ल्ड, दे हैड देयर मोड्स डिसरप्टेड बिकॉज न्यू एज प्लेयर्स आके बनाने लग गई चीज़ें और उनको इजीली compete करने लग गए। सो वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेरा जो मोड है वो डिसरप्ट हो सकता है और हमको समझना ज़रूरी है। तो अभी आपने जैसे कहा कि अभी हर कोई जो भी कंपनी जो एक गवर्नमेंट पॉलिसी दूर होती है वो क्वालिटी कंपनीज नहीं होती है। अभी आपने जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बोला, कंपनी बोला, तो मेरे को आईआरसीटीसी आया दिमाग में। अगर कल इंडियन रेलवे बोल देती है कि एक फलाना ढिमकाना कंपनी से ही हम खाना डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे, तो वो कंपनी बंद हो जाएगी। बट अगर मैं वो कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा हूँ ये सोच कर, तो मैं एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा हूँ। तो उसको कैसे टैकल करेंगे? So IRCTC will never be qualified as a company that I would buy and hold forever. Forever means यहाँ से 40 साल तक भी मेरे को लगेगा कि कंपनी सर्वाइव करेगी। My answer is no. Why my answer is no? Because as you said, it's one policy away कि प्राइवेटाइज हो रहा है रेलवेज भी, जैसे एयरवेज है, सब लोग आओ यूज़ करो, आपको जिसका सर्विस यूज़ करना करो, जहाँ से टिकट बुक कराना करो, ठीक है, API पोर्टल के थ्रू सब कुछ कर सकते हो। सो दैट इतना ही ईजी है वो, तो डिसरप्ट हो जाएगा। तो अगर आप IRCTC से बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, श्योरली अच्छा बिजनेस है, मोनोपोली है, पर मोनोपोली किसकी वजह से? पॉलिसी की वजह से। तो इसलिए आप लो उसको, उसमें 3 साल रहो, 5 साल रहो, जब तक आपको दिख रहा है कि गवर्नमेंट का शिफ्ट उस तरफ नहीं है कि जहाँ पे रेलवेज का भी प्राइवेटाइज करने का बात है, वहाँ उस पॉइंट तक आप उसको होल्ड कर सकते हो। उसके बाद आप इकोनॉमिक मोड के सेंस से नहीं होल्ड कर सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेम CDSL और NSDL की वजह से। बिल्कुल, ठीक है। वो जब तक ये पॉलिसी इंड्यूस्ड है, आप उस पॉइंट तक होल्ड कर सकते हो जहाँ तक आपको दिखने लग जाएगी गवर्नमेंट या फिर मेरी कंट्री का स्टैंड चेंज नहीं हो रहा है इसके प्रति। जैसे मुझे दिखने लग जाएगा कि और डेमोक्रेटाइज हो रहा है और स्टैंड चेंज हो रहा है। अब मान लेते हैं NSE BSE की बात करते हैं, 2 एक्सचेंजेस है जो लिस्टेड है, सॉरी 2 एक्सचेंजेस है, एक लिस्टेड है, एक लिस्ट शायद होगा थोड़े टाइम में। तो उनमें से हमको पता है कि यहीं सारी वॉल्यूम है, यहीं सारा ट्रेडिंग हो रहा है। कल को एक नया एक्सचेंज आता है, मुझे दिख रहा है कि उसका वॉल्यूम बढ़ने लग गया उस पर, ठीक है, एक्सचेंज बनाना अलाउड है नया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे दिख रहा है कि वॉल्यूम बढ़ने लग गया, तो इन लोग का मोड डिस्टर्ब हो रहा है। अब इनका मोड क्या है? ये 2 है और इनके पास सारी वॉल्यूम्स है, मुझे दिखने लग जाएगा तीसरा है, उसका वॉल्यूम बढ़ने लग गया और डिस्टर्ब हो रहा है, तो इकोनॉमिक मोड खराब हो जाएगा और इनको कुछ डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे BSE पहले लौता था, NSE जब आया तो NSE ने देखा कि इसका टेक बेकार है, तो टेक ड्रिवन अगर मैं एक्सचेंज बनता हूँ तो मेरा एक मोड क्रिएट होता जाएगा, ठीक है। उसने मोड वर्ड नहीं सोचा होगा, बट उसने सोचा होगा कि मेरी बिजनेस की लॉन्जिविटी बढ़ जाएगी। बिजनेस की लॉन्जिविटी क्या है? मोटी तो है, तो उसने वो क्रिएट किया और आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स प्रोसेस करने वाला एक्सचेंज है इंडिया में भी, एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एज वेल। सो दैट बिजनेस लॉन्जिविटी इज नथिंग बट योर मोड। तो ये पूरा वैलिडेट करने के लिए जब हमारे इस क्लास में डिस्कशन हो रहा था, तो हमने एक बेसिक सी चीज़ की, क्लॉड AI पे गए और हमने केवल केवल क्लॉड से पूछा कि भाई HUL के पिछले 10 से 20 साल का ROE, प्रॉफिट्स ग्रोथ, P मल्टीपल और डेट टू इक्विटी का नंबर हमें दे। ऑलराइट, अगर HUL में मोट रहता 2020 के बाद, 21 के बाद, जब स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, जेप्टो ये सब आने लग गए, तो ये नंबर डिस्टर्ब नहीं होते। बट सिंस मोड हटा है इसलिए डिस्ट्रप्शन हुआ है, इसलिए शेयर प्राइस में भी आपको इम्पैक्ट दिखा होगा। तो शेयर प्राइस मेरा अभी इतना कंसर्न नहीं है दिखाना, मेरा बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है वो है, क्योंकि शेयर प्राइस इज अ बाई प्रोडक्ट, वो बढ़ जाएगा अगर सब कुछ अच्छा होगा तो देखो मैंने क्वेश्चन पूछा, ये आंसर आया है। ऑलराइट, आप देखिए ROE जो था कंपनी का, ऑलराइट, एवरेज 57.5 है और ड्रॉप देखिए 2020 के बाद। देखिए मैंने जब नंबर डाला तो मेरे को दिख रहा है कि ROE जो है HUL का 2020 तक कितना हाई था, ठीक है, इट वाज एज हाई एज 70-75%। मतलब आज पैसा डालो कंपनी में, मेरे को 1.25 साल बाद वापस मिल रहा है, ठीक है, वही का वही पैसा, रिटर्न ऑन इक्विटी मेरा इतना अच्छा है। जब भी ये नंबर हमको दिख रहा है, और ये नंबर देखो 2005 से लेके 2020 तक सस्टेन करते ही जा रहा है। What was the mode? The mode was distribution. That mode got impacted. The ROE numbers are down to as low as 27-28%, and now it is further down to less than 20% or at par 20%. उसका यही कारण है कि मोड डिस्टर्ब हो गया, मेरे को ROE में नंबर नहीं दिख रहा है। यहाँ तक मोड था और यहाँ तक वो नंबर दिख रहा था,
एकदम सिंपल सा लॉजिक। सेम चीज़ इसके अगर हम सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में भी देखें, बहुत वेरिएबिलिटी आई है, ठीक है। डेट टू इक्विटी में देखें, डेट का नाम ही नहीं था 7-8 साल तक, लेकिन थोड़ा थोड़ा डेट आने लग गया कंपनी की बैलेंस शीट पे, नॉट वेरी सब्सटैंशियल दो, बट देखिए जीरो डेट से थोड़ा थोड़ा डेट आने लग गया, नॉट वेरी सब्सटैंशियल बट येस समथिंग दैट वी नीड टू लुक अपॉन। आरओई से हमको पूरा पूरा क्लियर सिग्नल मिल गया कि भाई कंपनी में चीज़ें डिसरप्ट हो चुकी है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने अभी तक बात नहीं की है, इज समथिंग कॉल्ड द पी मल्टीपल। ऑलराइट, पी मल्टीपल आपने सुना होगा, पुराने कुछ इसी सीरीज की वीडियोस में वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में थोड़ा डेप्थ में डिस्कस हुआ होगा। पी मल्टीपल को देख के बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि कंपनी अगर बहुत अच्छी है तो मार्केट में उसको ज़्यादा पी मल्टीपल मिलता है, क्वालिटी अगर बहुत स्ट्रांग है तो उसको पी मल्टीपल ज़्यादा मिलता है। बिल्कुल सही केस था किसके साथ? एचयूएल के साथ। 2005 में लोगों को लगा कंपनी अच्छी है तो 20 का मल्टीपल दिया। 2010 आते आते लोगों को लगा कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो अराउंड 30 का मल्टीपल देने लग गए। फिर 2018 आते आते लगा इससे अच्छा क्वालिटी कोई है ही नहीं, 60-70% का आरओई है, इतना बढ़िया सब चल रहा है तो और दिया। ये नंबर बढ़ते बढ़ते ऊपर चला गया। कोविड के ईयर्स में ठीक है थोड़ा शूटअप हो गया होगा क्योंकि उनके नंबर्स वैसे हो गए थे, बट देन यू सी अ डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री। मार्केट भी बोल रहे शायद क्वालिटी जो है इसका वो अब डिसरप्ट हो चुका है, ठीक है, क्वालिटी अब जो है वो डिसरप्ट हो चुका है और हमको हो सकता है कि अब ये क्वालिटी लैग कर रहा है। अब यहाँ से एचयूएल को सर्वाइव करने के लिए, सर्वाइव इज़ नॉट द राइट वर्ड, यहाँ से एचयूएल को थ्राइव करने के लिए कुछ वापस अपना एक मोड क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि वो मोड हो चुका है डिसरप्ट और वो नंबर्स में भी क्लियरली दिख रहा है। आप कोई भी कंपनी जाके खोलेंगे जिसका मोड आपको लग रहा है डिसरप्ट हुआ है बिकॉज ऑफ, से फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे क्विक कॉमर्स की बात करें उसकी वजह से, तो आपको उसके ये तीनों नंबर्स में ज़रूर दिखेगा, ठीक है। 3 में से अगर 2 नंबर में आपको दिख रहा है डेफिनेटली वो मोड डिसरप्ट हो चुका है और आप कहाँ पे कॉशियस हो जाना चाहिए थे, यहीं पे कहीं पे कॉशियस हो जाना चाहिए था, ठीक है। बहुत बार ये जैसे हमने एक बार डिस्कस भी किया, एज एन इन्वेस्टर मैं कब निकलूँ, दिख गया मुझे मोड डिसरप्ट हो रहा है, वैलिडेट हो गया, निकल जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, ये वो वाला स्टॉक नहीं होता है जहाँ पे 30% करेक्शन के बाद वो 60% बढ़ जाता है, ठीक है। वो वाला चीज़ यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आया है उसके ऊपर, और लंबे समय वाला इम्पैक्ट आता है तो शेयर प्राइस करेक्ट हुआ फिर करेक्ट ही रह जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। और आप एक्चुअल में देखोगे यूएस और ये सब मार्केट्स में जाके इस तरह की कंपनियों को इतना वैल्यूएशन नहीं मिलता है। यूएस और जो मैच्योर मार्केट्स है वो कभी भी एफएमसीजी को इतना बड़ा एज अ मोट मानते ही नहीं थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन के एंगल्स अलग हो, वी आर नॉट अवेयर, बट वहाँ पे नहीं मानते थे। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन वॉज अ की मोड एंड दैट इज गॉटन डिसरप्टेड एंड वी आर एबल टू सी दैट। यू कैन चेक फॉर ऑल द XYZ कंपनीज दैट यू वांट टू सी। इसलिए क्वालिटी एज अ थीम इंडिया में अभी नहीं चली है, शायद नहीं भी चले आगे, अनटिल अनलेस जिनको क्वालिटी करके कैटेगराइज किया जाता है वो थोड़े से इनोवेटिव ना हो जाए। ऑलराइट, सो इनोवेशन विल बी एट द हार्ट ऑफ क्वालिटी and quality will be at the heart of innovation, and without that the companies will find a lot of trouble to be classified and to be called as a quality company. So with this from my side I have taught everything. I would keep the forum open to the class, जिनको भी कोई questions हो they can ask me right now. तो आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है उससे मेरे को ये पता चला कि मोट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक क्वालिटी स्टॉक के लिए। पर जब कोई मोट डिस्टर्ब होगा तो उसके बाद सब लोग फिर बेचना चाहेंगे आइदर उस कंपनी को या स्टॉक को, तो उससे मेरा कैपिटल अचानक से इरोड हो जाएगा। तो इतने सालों से जब मैंने वो स्टॉक खरीदा था या जितना भी रिटर्न्स आया था वो अचानक से डिप हो गया, तो वैसे तो मेरा रिटर्न्स कभी बना ही नहीं, तो वो क्वालिटी स्टाइल ही बहुत रिस्की नहीं है एज ए इन्वेस्टर? क्वालिटी स्टाइल इनफैक्ट ज़्यादा सेफर है और पास्ट में ज़्यादा सेफ रही है। उसका एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। 2002-3 के आसपास आपने मान लो कोई आईटी स्टॉक पिक किया था इंडिया में, ठीक है। 2002-3 के आसपास आपने कोई आईटी स्टॉक पिक किया था, से फॉर एग्जांपल इन्फोसिस, TCS या XYZ, तो आपने वो तब से लेके बाई करके होल्ड किए हुए हो, ठीक है। 2008 आया, अब मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से या फिर कोई बाहर की चीज़ों की वजह से इम्पैक्ट हो गया मार्केट और स्टॉक गिर गया, दैट इज़ अ सेपरेट स्टोरी, ठीक है। वो मोड को इम्पैक्ट नहीं करते हैं। ऑलराइट, आपने होल्ड किया, आपने 24 तक होल्ड किया, अब 24 के बाद आपने डिस्ट्रप्शन देखा कि AI की वजह से हो रहा है, अर्ली आइडेंटिफायर हो गए उसके, तो आप बहुत अच्छे रिटर्न्स पे बैठोगे। तो आपका जो होराइजन है वो तो लंबा होना ही पड़ेगा क्वालिटी कंपनी के साथ।
क्योंकि क्वालिटी कंपनी 100% का तो सेल्स ग्रोथ कहीं पे प्रॉमिस भी नहीं कर रही है, और ना ही वो प्राइस में आएगा, ना ही वो प्रॉफिट्स में आएगा। क्वालिटी कंपनी आपको 12-20%, 25%, 30% ग्रोथ एट अ वेरी गुड सिनेरियो दे रही है। नॉर्मली जितना तेज़ इकोनॉमी ग्रो कर रही है, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा पेस पे क्वालिटी कंपनियाँ ग्रो करेगी, तभी वो क्वालिटी बन पाई है। क्योंकि मोट 4-5 दिन में बनते नहीं, 4-5 साल में नहीं बनते, मोट 8-10 साल देके बनते हैं। तो उस पेस पे आके एक सर्टेन ग्रोथ रेट पे आता है। आज भी आप अगर इटर्नल का पीएनएल खोल के देखोगे, तो आप देखोगे सारे सेक्टर, उसके सारी कंपनियाँ ज़्यादा ग्रो हो रही है, ज़ोमैटो अब एक सर्टेन रेट पे ही ग्रो होती है, और वो उसका हाँ, लेकिन मोट वहाँ पे दूसरे डेवलप हो चुके हैं। सो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कि आपको मौका मिलता है, पर आपका जो निवेश का टाइम पीरियड है, वो लंबा होगा, और अगर स्ट्रक्चरली कुछ चेंज आया है, वो आपको आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा एज एन इन्वेस्टर, ताकि आप अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कर सको। तो पैसे बनाना क्वालिटी स्टॉक में आसान है थोड़ा सा, अगर वंस यू आइडेंटिफाई, बट कैप फॉल करना स्ट्रक्चरली जब चेंज आता है, क्योंकि उस चेंज भी 20-25 साल बाद आता है। वहाँ पे होता भी क्या है, 24 में भी आपके दिमाग में बायस रहा होगा कि भाई 20 साल तक ये कंपनी रही है, ठीक है, छोटी मोटी चीज़ ऐसे कुछ आएगी, उसकी वजह से इम्पैक्ट थोड़ी आएगा। पर वहाँ पे आपको अपनी एनालिसिस टूल और आपके सारे बायसेस हटा के एनालाइज करना है कि हाउ मच कैन एआई एक्चुअली डिसरप्ट निफ्टी आईटी और द आईटी कंपनीज पर से। तो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर लिया तो आपका पैसा बनेगा। जैसे डिसरप्शन आया तो डिसरप्शन को एनालाइज करो, वन टाइम है कि लंबा है। फाइनेंशियल क्राइसिस वन टाइम इम्पैक्ट था, चले जाएगा, वापस चलने लग जाएगा सब कुछ। बट अगर एआई जैसा कुछ आया तो इट इज़ हियर टू स्टे। तो वो एनालिसिस हमारे ऊपर है कि इट इज़ हियर टू स्टे वर्सेस हाउ मच इट इज़ टेम्पररी। और जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग क्वालिटी इन्वेस्टिंग, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पुट करिए, विड बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। क्वालिटी इन्वेस्टिंग एज अ थीम इंडिया में बहुत ही बढ़ा चढ़ा के पॉपुलराइज की हुई है। दो क्वालिटी स्टॉक्स एक्चुअल में इंडिया में इतने नहीं रहे, और अगर आप देखो, या फिर जो क्वालिटी मोड्स भी बने थे, वो आज की न्यू एज वर्ल्ड में बहुत इजीली डिसरप्ट हो रहे हैं। तो आने वाले 3 साल 5 साल में आप देखोगे कि जो क्वालिटी मोड्स बनेंगे, कंपैरेटिवली जो पहले 10 साल पहले थे, वो काफ़ी ज़्यादा अलग होंगे और काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन होंगे। तब जाके वहाँ पे कुछ क्वालिटी डिराइव होगा। अदरवाइज जो आज तक हम देखते आए क्वालिटी क्वालिटी, वो क्वालिटी स्टॉक्स एक्चुअल में अब डिसरप्ट हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच क्लास। आई एम होपिंग कि 1 घंटे 1.5 घंटे में आपको क्वालिटी इन्वेस्टिंग एज अ थीम पूरा समझ में आ गया, और आपको पता चल गया होगा कि कैसे एक मोड आइडेंटिफाई हो सकता है, कैसे उसको नंबर्स में देख सकते हैं, और कैसे आप एज एन इन्वेस्टर खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर कुछ वहाँ पे क्वालिटी में डिसरप्शन हो रहा हो।